द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरा आपसे ये निवेदन है कि बाज़ारों में वॉलेटिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। कल से थोड़ा स्टेबिलिटी तो आई है 2 दिन से, लेकिन एफआईज ने माल जम के बेचा है कल भी। यानी कल बाजार तेज था, कल उन्होंने ज़्यादा बेच दिया। जब जब बाजार उठता है तब तब एफआईज माल ठोक जाते हैं ज़्यादा मात्रा में। थोड़ा बहुत तो रोज़ बेच रहे हैं। अब उनका एक ही प्रणय है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वसूल करो, प्रॉफिट को बुक करो। क्योंकि इंडियन मार्केट को 4 साल हो चुके हैं चलते हुए, तो ये कब तक चलेगा। उनका एक ही प्रिजम्पशन है कि ज़्यादा लंबे समय तक बाजारों में तेज़ी नहीं रह सकती। और उनका पैसा बहुत पुराना जो लगाया हुआ है, जिसमें 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 40 गुना हो चुके हैं, उसको बेचेंगे। तो उस पर कोई डरने की जरूरत नहीं है। इंडियन जो इन्वेस्टर है उसने 11 लाख रुपया लगाया है पिछले 4 सालों में, और एफआई ने 7.5 लाख रुपए का माल बेचा है। तो स्टिल द इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंडों में लगाया है, तो जो डायरेक्ट बाजार में लगाया वो अलग है। मतलब तो स्टिल द इंडियन इन्वेस्टर इज मेकिंग फार फार हायर इन्वेस्टमेंट रादर देन दोज फॉरेनर्स। तो वो विड्रा करते हैं, कोई डोंट वरी फॉर दैट विड्रावल। आवर इन्वेस्टर्स are loving the market, are reaching the market, are adopting the share market, they are making investment in the market. There is nothing to worry about that. बेचने दीजिए। कल शायद 4,000 का बेचा उन्होंने, 8,000 का इंडियन इन्वेस्टर ने खरीदा है। ये है, दिस इज द पोजिशन। तो लेकिन आपको क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, स्ट्रेटजी तो आपके पास होनी चाहिए, कोई ना कोई कंसेप्ट आपके पास होनी चाहिए। कोई काम आप कर रहे हैं, without a perfect strategy you cannot get success. Everybody will try to cheat you. Under these circumstances, मैं सिर्फ बहुत सूक्ष्म बात कहूँगा आप लोगों को। आपको आज ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। एक तो 3-4 सेक्टर हैं। एक तो मेटल सेक्टर है। मेटल सेक्टर की पोजीशन बताता हूँ आपको क्या है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे किन शेयरों के अंदर भारी गिरावट की संभावना बनी रहेगी, और है भी और गिरे भी हैं। गिर चुके, लेकिन उसके बावजूद भी फर्दर हैवी डाउनफॉल को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो मैं अब चलता हूं, आपको मेटल सेक्टर पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 साल पहले मेटल इंडेक्स, मेटल निफ्टी जो था, मेटल निफ्टी था 7,864 था, और 1 अक्टूबर 2024 को 10,222 पर आया मेटल निफ्टी, और आज की तारीख में 8,774 है। यानी मेटल इंडेक्स में जो हाईएस्ट लेवल था 10,222 का, उससे आज की तारीख में 19.08% की गिरावट आ चुकी है। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो 19% की गिरावट आई है बाजार में, ओवरऑल निफ्टी तो 19% नहीं गिरा भाई, निफ्टी तो 12% गिरा है हाईएस्ट लेवल से। तो ये ज़्यादा गिरावट निफ्टी की तुलना में आना इस बात का साफ संकेत देता है कि द सेक्टर इज नॉट फेयरिंग वेल, इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, और ये इन्वेस्टर को खाएगा। अच्छा, अब इंडिविजुअल शेयरों की बात करते हैं मेटल सेक्टर के अंदर। स्टील अथॉरिटी 175 रुपये जाके 107 रुपये, टिका गए लोगों को। ऑपरेटर्स महोदय जो थे माला पहना गए लोगों को। हिंदुस्तान कॉपर 415 रुपये से 229 रुपये पे आ गया है। वेदांता 526 से 435, ये चढ़ा ही नहीं था इसलिए ज़्यादा गिरा है जी, इसलिए कम गिरा है। टाटा स्टील 184 से 127, और हिंडाल्को 772 से 591, और हिंदुस्तान जिंक 807 से 444 रुपये, आधा ही रह गए। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस साफ संकेत दे रहा है। और इस पर जितने इस सेक्टर की वकालत इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए टीवी वालों ने की है, टीवी एंकर्स ने की है, या एनालिस्टों ने की है, उतनी बड़ाई और उतना प्रिय संगीत किसी भी सेक्टर के फेवर में नहीं गाया गया है।
लेकिन यू सी द पिक्चर व्हाट इज द रिजल्ट। और मैं शुरू से मना कर रहा हूँ, पिछले 8-9 महीने से, जब से मैंने मेटल बनाना शुरू किया वीडियो, डोंट गो नियर मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर खाता है, देता नहीं है। हाँ, दो शेयर जरूर खड़े हैं, जिंदल स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, इनको खड़ा रखा जा रहा है। परफॉर्मेंस इनकी भी बेटर नहीं है, देयर परफॉर्मेंस इज कंटिन्यूसली डेटेरियोरेटिंग। तो ऐसी सूरत में एक तो मेटल की बात रही। अब आपको फर्दर डाउनफॉल और आ सकता है, तो मेरी तरफ से वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और चाइना के अंदर जो पैकेज आया था उसके प्रति आशा जगाई गई थी। एंकर्स ने और एनालिस्टों ने 10 बार कही थी, चाइना में जो पैकेज आया, स्टिमुलस पैकेज आया है, उससे मेटल की प्राइसेस में बहुत बड़ी बढ़त आएगी। बट देयर इज नो ग्रोथ इन द प्राइसेस ऑफ मेटल। मेटल की डिमांड में कोई बढ़ोतरी नहीं आई, चाइना की हालत में कोई सुधार नहीं आया, चाइना के मार्केट वापस बढ़ के गिर गए मतलब। और लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर भी पिछले आप 1 साल का इतिहास देख लीजिए, देयर इज ए कंटिन्यूस फॉल इन द प्राइसेस ऑफ मेटल। जिंक हो, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम, इनकी प्राइसेज में लगातार गिरावट है। तो बाकी आपकी इच्छा है, जो भी आप करें, मेरा काम तो आपको असली तस्वीर और असली पिक्चर बताना था, दैट्स ऑल। अब दूसरा आते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स, पीएसयू बैंक्स। बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं मेरे से कहने पर, लेकिन मैं ये कहता हूं भाई कि जो व्यक्ति बिना कोई लॉजिक और ग्राउंड के आपके शेयर की बुराई करे, वो तो है आपका दुश्मन, ये समझ लो, या मजाक उड़ा रहा है आपकी। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ लॉजिक के साथ कह रहा हूँ, ग्राउंड्स और रीजंस के साथ कहता हूँ, वो बात गलत नहीं है। वो आदमी आपका मित्र है, क्लोजेस्ट फ्रेंड है, वो आपका शुभ चिंतक है मतलब। तो देखिए अब आप क्या हुआ पीएसयू बैंक्स में। पीएसयू बैंकों का जो इंडेक्स था वो 8,053 था 52 वीक्स पहले। आज की तारीख में क्या है, 6,192। इसमें डाउनफॉल कितना आया, 22.011% का डाउनफॉल आया है। कंटिन्यूस डाउनफॉल है, थोड़ा बहुत बीच में चढ़ता है फिर देता है उठा। इसने अपना जो प्रीवियस टॉप था उसको टच नहीं किया, जबकि बैंकों की परफॉर्मेंस, जो पीएसयू बैंक उनकी परफॉर्मेंस तो बेटर शो की जा रही है। लेकिन उस बेटर शो के पीछे क्या कारण है, उस रीजन्स में जाइए, आप देखिए। इनका बहुत बड़ा पैसा डूब गया था। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स का करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपया डूब गया था जब मोदी सरकार ने ज्वाइन किया, उसके पहले ही। उसके बाद भी डूबा रहा। ये तो है नहीं मोदी सरकार ने डुबाया वो पैसा। वो सरकार तो जिन्होंने वो पैसा तो जिन्होंने डुबाया था, उनका नाम लेना व्यर्थ है, वरना मेरे पर आरोप लगेंगे कि साहब आप तो पॉलिटिकल बात करते हो। तो मोदी सरकार ने उनको सुधार दिया और एनसीएलटी की स्थापना की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसमें जल्दी फैसले हों। वसूली की प्रक्रियाएं चली, डूबे हुए को जिनका प्लेज पड़ा था, जो सिक हो गई थी यूनिट, उन सब का जो भी था, उन कंपनियों ने एनसीएलटी में दिवालियापन की एप्लीकेशन लगा दी, प्लांटों को बेचा, जो बिकाऊ पैसा बैंकों को मिला। उस पैसे की प्राप्ति का क्रम, बैंकों को वो पैसा अभी भी प्राप्त हो रहा है, और बैंक कहीं भी उस पैसे को, जो पहले राइट ऑफ कर चुके थे उस पैसे को ये कहीं भी अलग से शो नहीं दिखा रहे हैं। ये रेवेन्यू में जो कंपनी की सेल की फिगर है उसमें दिखा रहे हैं। इस कारण ये प्रॉफिट बहुत बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, बहुत फूला हुआ नजर आ रहा है। वरना अगर इनमें एफिशिएंसी है तो प्राइवेट बैंक तो इनसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है भाई, उनका प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ रहा मतलब। तो वो पैसा मिल के आ रहा है इसमें, और उसको ये प्रॉफिट के रूप में दिखा रहे हैं। जिस दिन वो पैसा मंद पड़ जाएगा या आना बंद हो जाएगा, ये बैंक बैठ जाएंगे। और हो यही रहा है कि उन्होंने बहुत, आज के मुकाबले 1/4 प्राइस पे इन बैंकों को कुछ ऑपरेटर्स ने, जिनको सूचना थी अंदर की, खरीद लिया उनको, और अब वो बढ़ भी गए उसकी परफॉर्मेंस देख के, और पैसा वसूल भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बेचते हैं, हर स्टेज पर सेलर हैं वो। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज पीएसयू बैंकों में भी फर्दर और गिरावट के चांसेस। एक आध मित्रों को हम पहले भी कहते थे भाई बेच लो गोल्डन, ये तो गंगा आ गई। कह जी आप क्या बात कहते हो, आपको ज्ञान ही नहीं है मतलब। अरे बेच लो भाई, आप मित्र हो हमारे, इसलिए हम आपके प्रति सहानुभूति है, लेकिन नहीं, नाराज होते थे वो।
और वो अभी भी मुझे कहते हैं कि साहब बैंक ऑफ इंडिया को हम 200 रुपये बता देंगे आपको, IDBI को 500 रुपये बता देंगे, आप अभी भी कहते हैं। तो मैं मेरी हंसी बड़ी मुश्किल से रोक पाता हूँ। खैर, जाको प्रभु दारुण देख देई वाकी मती पहले हर ले ही, तुलसीदास जी ने कहा है, वो गलत नहीं कहा है। आदमी सोचता नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करता है, कंपैरिजन नहीं करता है शेयर बाजार में, वो आदमी घाटा देखे रहेगा। तो ये PSU बैंकों की बात रही। अब तीसरा सेक्टर आता है दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है 8 और 14, 22 और 6, 28। आई एम टॉकिंग अबाउट द 28 शेयर्स के बारे में कहूँगा कि इनमें खतरा बना रहेगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ 6 और 8, 14 शेयर तो बता चुका हूँ, नहीं 6, 14 और 14 शेयर और बताऊँगा मैं आपको। 14 शेयरों में कौन सा है? सुजलॉन 2800 करोड़ की पेड अप इक्विटी है, 8000 करोड़ की सेल है, 2 पेड अप शेयर है, 80-90 का P रेशो है। इसकी 1 रुपया भी तो EPS नहीं आई पूरे साल की, कभी भी पहुंच ही नहीं पाया। जो बूम पीरियड है उसमें नहीं पहुंच पाया। रहा सवाल ग्रीन एनर्जी का शेयर है, लेकिन ग्रीन एनर्जी में होगा क्या? क्या है ग्रीन एनर्जी? जो कुछ है सोलर में है, विंड में है। ये मैनेजमेंट ठीक है इसका, जो 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 ये सिंघवी साहब हैं सन फार्मा के, उनके लड़के का मैनेजमेंट है, और जो टाटी है, तुलसी टाटी के जो बेटे हैं, उनका मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ठीक ठाक है, कोई ख़राब नहीं है, लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बेकार है। दूसरी बात, इसके प्रोडक्ट में इतनी डिमांड नहीं है। विंड पावर में पैसा बहुत कम लग रहा है, दैट इज हार्डली 10% ऑफ द सोलर पावर इन कंपेरिजन टू सोलर पावर। इसलिए इसमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत कम है, प्रॉफिट की संभावनाएं बहुत कम है। अच्छा, अनदर थिंग, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के टाइम पर, जब सन 2003, 4 की 5 की बात है, वो चली गई थी सरकार, लेकिन उसके बावजूद भी वो तेज़ी बनी रही थी, कुछ दिन उसमें तेज़ी आई थी। तो ये शेयर 500 रुपये बिका था, 1 फेस वैल्यू शेयर। उसका भाव न तो आया है न आएगा, और अभी कुछ लोग आशाएं जुटाई थी। ये शेयर 57 रुपये गया था, मैं आपसे बता रहा हूँ, और 57 से गिर के वापस 32-34 आ गया है। इनमें क्या है, कर्जा बहुत है, इक्विटी बहुत बढ़ गई है इनको, क्योंकि इक्विटी, द लोन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इक्विटी बाय द फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। ये पोजीशन है इसकी, इसलिए ये शेयर नहीं उठ सकता। सुजलॉन नहीं उठ सकता। ऐसे RVL, रेल विकास निगम, 2100 करोड़ की पेड अप इक्विटी है, और 70,000 करोड़ के इसके पास वर्क ऑर्डर्स हैं, उनको कैटर नहीं कर सकता। ये 20,000 करोड़ का सेल आएगी हालाना मुश्किल से। 20,000 करोड़ की सेल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप 7% प्रॉफिट लगा ली, वो भी 7 भी नहीं आएगा, 6 ही लगाइए आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, तो 1400 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। 7 रुपये EPS आती है। ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल, फर्दर ग्रोथ आ भी नहीं है, आएगी भी नहीं, और ये गिर भी रहा है। 660 रुपये पे ले जा करके ये शेयर 357, 60, 70 रुपये आ गया है। और जब बाजार में थोड़ा सा उठाव आता है, तो वो ऑपरेटर खूब ताकत लगाता है इसको टिकाने के लिए, उस दिन तेज करता है। लोग सोचते हैं, ट्रेडर सोचते हैं अब तेज होगा, ले लो 5 रुपये कमा लेंगे, फंसा जाता है उनको। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का भाव वो बता चुके हैं स्टील शेयरों में। अच्छा, PSU बैंक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक, बता ही चुका हूं मैं। NBCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, भारत सरकार का उपक्रम है। कंपनी अच्छी है, एक्सपर्टी शानदार है, लेकिन पैसा तो ढंग से ही कमाया जाएगा भाई। कमाई जहाँ हो सकती है वहीं होगी। नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड विल नॉट परफॉर्म वेल, हैज नॉट परफॉर्म वेल। इसका भाव भी 400 रुपये था सन 2004-5 में, जो आज तक नहीं आया भाव, ना आएगा। 70-80 हज़ार करोड़ के ऑर्डर से क्या हो, उससे कितना प्रॉफिट आएगा? बड़ी बड़ी इक्विटी है, नहीं हो सकता। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मटेरियल की कॉस्ट प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं, ब्याज का बोझा है, साइड डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, काम अधूरे निमटते नहीं है, कंप्लीट होते नहीं है, सिक्योरिटी रिलीज होती नहीं है, गारंटी पीरियड 5-5 साल के हैं, 3-3 साल के हैं, मेंटेनेंस गारंटी अलग है। अच्छा सब, सेजल इंडिया दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है, बट गोइंग डाउन कंटिन्यूसली। IPO आया था थोड़ा टाइम पहले, मुझे भी घाटा हुआ है इसमें। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी बताई थी मैंने आपको, और ये IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इरेडा, टीटागढ़ वैगन्स राइट्स, RIT राइट्स। ये जो कंपनियां जो भी हैं, इनमें हुआ क्या है कि ये बहुत सस्ती पड़ी थी।
क्योंकि एक बहुत लंबे टाइम तक पिटी ये कंपनियां। जो मोदी सरकार आई उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेलवे पर, इन पे ध्यान दिया, और रेलवे के शेयर भी बहुत सस्ते थे। जैसे आरबीएनएल 30 रुपये था, मतलब इरकॉन का रेट 10 पेड अप शेयर जो था उसका 200 रुपये था। आप देखो फेस वैल्यू 10 रुपये थी, 200 रुपये था शेयर। तो उन शेयरों को क्या हुआ, मोदी सरकार की पॉलिसीज का पता लगा के उनके रुख को देखकर बड़े बड़े ऑपरेटर्स ने इनको सस्ती रेटों में कैप्चर कर लिया, और बट नेचुरल उन्होंने तेज कर दिया। थोड़ी परफॉर्मेंस भी आई, सुधार आया शुरू में, बट नाउ द इम्प्रूवमेंट इज नॉट कमिंग। नाउ देर इज नो ग्रोथ एट ऑल इन दीज शेयर्स। और टीटागढ़ की भी बात बता रहा हूँ, टीटागढ़ में भी मैं आपसे बता रहा हूँ, रेलवे का ये थोड़ी हर 10-15% वैगन्स की खरीद हर साल चालू रखेंगे, नॉट पॉसिबल। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये अपनी पीक से 60% पर है इस समय। 30-30, 40-40% गिन चुके। पैसा फंसाने से कोई मतलब नहीं है। अच्छे प्रोडक्टिव क्रिएटिव शेयरों में जिनका मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है, जिनके पास में नेटवर्क है, जिनका एक प्रोवन रिकॉर्ड है, उसमें पैसा लगाइए ताकि बाजार की हर गिरावट का सामना कर सकें। अच्छा, बाजार को भी अगर हम देखें तो एक लेवल से उठ के, चूंकि बहुत नीचे था बाजार सन 18, 19, 20 में, कोरोना काल में और टूट गया 20 में, उससे उठ के एक लेवल पर आ चुका है। अब इस लेवल से बाजार के अंदर 15% एनुअल से ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी। निफ्टी 12%, 15% बढ़ जाए बहुत बड़ी बात है। ऐसी सूरत में यू हैव टू बी, घास फूस खरीदने से अब काम नहीं होगा। अब आपको बहुत सेलेक्टिव शेयरों के अंदर बहुत समझ बूझ के साथ में, जो मैंने 200 शेयर किए हैं रिकमेंड, मैं मेरी प्रशंसा नहीं करता हूँ, मैंने पूरी जी जान लड़ाई है आप लोगों के लिए, और मुझे दुख है कि आप मेरा पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। कोई 2 मिनट देखता है, कोई 4 मिनट देखता है, कोई 6 मिनट देखता है, और कितने से लोग देखते हैं। इतना बड़ा देश है कि अरे आप लोगों से तो बेटर अमेरिकन्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, फॉरेनर्स हैं। और आपको देखिए सिंगापुर के लोग हैं, दुबई के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं जो एनआरआईज हैं, वो देखते हैं। वो ओरिजिनल रेजिडेंट नहीं है, वो इंडियंस हैं, एनआरआईज हैं। वो बेचारे देखते हैं, मुझे धन्यवाद भेजते हैं। आप लोग भी भेजते हो, धन्यवाद, अप्रिशिएट करते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यारो कम से कम कुछ सीखने की कोशिश नहीं करोगे, कमाओगे कैसे ये बताओ तुम। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा वीडियो सही है। अरे भाई, 4 आदमियों की वीडियो को देखोगे, समझोगे, उसका निष्कर्ष निकालोगे, उसके आधार पर थोड़ी बहुत स्टडीज करोगे, कुछ समझने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, जब भी तो कुछ होगा। तो ये शेयर्स मैंने आपको 28, 26, 27 जो भी शेयर हैं वो मैंने बता दिए हैं दोस्तों। इनके अंदर आप सावधानी बरतें। मैं बेचने खरीदने की बात नहीं कहता हूँ, आप सावधानी बरतें। और बेटर ये है कि स्विच देयर अमाउंट इन सम बेटर क्वालिटी शेयर्स। इसलिए मेरे ख्याल से आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। मैं जहाँ तक हूँ, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसमें। जो कुछ मैं बोलता हूँ आपके हित के लिए बोलता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।